हेलो दोस्तों। तो मैं आज आप लोग के सामने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद लेके आया हूँ और इसमें मैं बंगाल का कुछ इंक्लूड किया हूँ जो कि बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल के विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो ये थी कि जैसे जैसे क्रांतिकारी आते गए वो बंगाल के विभाजन को ये डिवाइड करते गए। तो बंगाल के से जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ था तो मैं प्रॉपरली बंगाल से हुआ था। बंगाल का मैंने बताया था कि बंगाल दो भाग में डिवाइडेड हुआ था। ठीक। तो बंगाल जो दो भाग में डिवाइडेड हो गया था उसमें एक पूर्वी बंगाल था और एक पश्चिमी बंगाल था। तो पूर्वी बंगाल जो था वो आपका असम से लेकर चिटगांव तक के जिले, जैसे असम के ही जो जिले होते थे उस जिले में ही वो असम से लेके आपको कुछ राजशाही जिले हुए और कुछ चटगांव का हिस्सा हो गया, वो आपका पूर्वी बंगाल होता था। लेकिन जो पश्चिमी बंगाल है वो पश्चिमी बंगाल आपका ये तीन जो बंगाल के जो तीन भाग में विभक्त था वो, जैसे यहाँ से ये जो बंगाल का जो तीन भाग था डिवाइडेड, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश। बांग्लादेश इसलिए क्योंकि बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा आता था बंगाल को लेते हुए। तो ये बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार जो था वो सब मिलाकर एक बंगाल बनता था। ठीक। तो बात हम यहाँ करते हैं कि बंगाल में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो बिगुल बजाया था वो वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने बजाया था। क्योंकि ये वारिंद्र कुमार जो घोष थे और जो भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों का सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होता है बंगाल को में जो क्रांतिकारी बिगुल है उसको बजाने में, यानी क्रांति को आगे बढ़ाने में। फिर बंगाल में जो बंगाल का जो राष्ट्रवाद के वजह से लॉर्ड कर्जन को यह लगा कि अब ये राष्ट्रवाद कुछ ज़्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो तीन स्टेट ऐसे थे जो इसमें इंक्लूड थे जिसमें बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश था। तो इसकी वजह से वो अपने को खतरा भाप रहा था, जिसके कारण उन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन चाहा। उन्होंने कहा था कि हमने प्रशासनिक सुधार करना है, बट ऐसा नहीं था, वो राजनीतिक सुधार करना चाहते थे। इसलिए इसलिए 1784 में बंगाल से असम जो था वो अलग हो गया, क्योंकि पहले असम भी इसके ही क्षेत्र में आता था, यानी बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और आपका असम, ये चार ऐसे स्टेट थे जो कि मिलकर एक पूरा बंगाल बनाते थे। तो इसमें आगे हम लोग चलते हैं। जो कि क्रांतिकारी नेताओं में सबसे अग्रणी जो थे वो आपको बाल गंगाधर तिलक थे। तो बाल गंगाधर तिलक का जो, जिन्होंने होम रूल लिंग की स्थापना की, होम रूल लिंग जो स्थापना किया गया था ये आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये 1916 में और एनी बेसेंट के साथ मिलकर इन्होंने किया था। एनी बेसेंट। तो अगर एनी बेसेंट के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो एनी बेसेंट वो महिला है जिनको राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। तो एनी बेसेंट वो हुई और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों आदमी ने मिलकर, इनको लोकमान्य कहा जाता था। इनका जैसे उपनाम जो होता है ये लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। लोकमान्य, लोक, एक सेकंड सॉरी, लोकमान्य, लोकमान्य हो गया। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य ये क्या हो गया, ये उपनाम हो गया। ठीक। जैसे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम होता है लौह पुरुष, उसी तरह इनका भी जो उपनाम था वो लोकमान्य था। जैसे लोकमान्य टर्मिनल जो है आपको बॉम्बे में। आगे हम लोग चलते हैं कि वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा क्रांति की लहर कब अपनाई, जब भवानी मंदिर एक पत्रिका थी जो वरिंद्र नाथ घोष के द्वारा प्रकाशित की गई, यानी वरिंद्र जो कुमार घोष थे उन्होंने इस भवानी मंदिर के पुस्तक को प्रकाशित किया। और वरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर अपने युगांतर नामक एक पत्रिका चलाई, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आगे मतलब इफेक्टिव रहा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में। उसके बाद इन्होंने युगांतर नामक एक आपको पत्रिका जारी की, तो ये उस बारे में था। और एक आगे चल के इन्होंने एक कमेटी बनाई जो बहुत बड़ी कमेटी थी, और इसके प्रथम सदस्य खुदी राम बोस थे। खुदी राम बोस की अगर बात की जाए तो एक ऐसे महान
मतलब शहीद आदमी थे जिनको पहले ऐसे महान शहीद के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रथम सदस्य खुदीराम बोस, यहाँ पे जैसा कि मैंने अंडरलाइन किया है, जो कि उस समय सेंक्शन जज होते थे। पहले के ज़माना में सेंक्शन जज होता था, घुमंतु आपको कोर्ट होते थे, जैसे एक कोर्ट को दूसरे कोर्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह को ले जाया जाता था। जैसे पटना में कोई कोर्ट है तो उस पटना को कोर्ट को कहीं और अलग दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता था, तो एक तरह का मूविंग कोर्ट उसको कहा जाता था। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। वैसा ही एक सेंक्शन जज भी होते थे उस टाइम। तो उस टाइम उस सेंक्शन जज जो थे वो किंग्स कोर्ट थे वो, लेकिन उनकी हत्या ये खुदीराम बोस के द्वारा कर दी गई थी। यानी कुछ युगांतर कमेटी को लेकर किंग्स कोर्ट से उनकी कुछ बहस हुई थी, जिसके कारण आगे किंग्स कोर्ट को उन्होंने मार डाला था। जैसे आगे हम अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोटेशन थी जो वो ये थी कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लोग लेकर ही रहेंगे। और उन्होंने एक बात और कही थी कि लेकिन हमारी नींव जो है वो भिक्षावृत्ति पर नहीं, क्रांति पर आधारित होगी। यानी भिक्षावृत्ति का मतलब मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भिक्षावृत्ति वो होता था जो कि याचनापूर्ण कर तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ से, अंग्रेज से अपने अधिकार को मांगा करते थे। लेकिन क्रांतिकारी जो थे वो उसे उनके ऊपर हमला करके, यानी उनसे जबरदस्ती तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक तरह से होता है कि उनके ऊपर दबाव बना के उस चीज़ अपने अधिकार को मांगते थे। तो वही अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जी और विपिन चंद्र पाल, इनका मानना था कि भारत जो था वो अपना अनुनयन और विनयन, यानी ये दो थे। यानी विनय का मतलब होता है आराम तरीके से, अनुनयन का मतलब भी होता है एकदम सरल तरीके से, यानी झुक के किसी भी चीज को करके वो अंग्रेजों से कोई अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते थे। इसलिए उन लोगों ने क्रांतिकारी का रूप अपनाया और आगे बढ़ा, और आगे चलकर उन्होंने बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज को लहर दिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूछता है, कभी कभी शॉर्ट में पूछ देता है कि लाल, बाल और पाल क्या है। तो लाल का मतलब हो गया आपका लाला लाजपत राय जी, और बाल का मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब हो गया विपिन चंद्र पाल। यानी तीन ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना था कि किसी भी चीज को हम लोग अनुनयन या विनयन करके अंग्रेजों से अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए उन लोगों ने क्रांतिकारी को रूप अपनाया था। आगे चलकर हम लोग और क्रांतिकारियों में बात करें तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, ये सारे जितने भी हैं सब क्रांतिकारी हैं। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने लाहौर षड्यंत्र, जैसा कि आप लोगों ने सुना था, बाद में इन लोग फांसी दे दी गई थी आगे लाहौर में। लाहौर जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का हिस्सा था, वो भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव को और राजगुरु को, ये तीनों को लाहौर षड्यंत्र के, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर उस समय वहाँ के जो अंग्रेज थे जॉर्ज सैंडर्स, उनकी हत्या इन लोगों ने मिलकर की थी। उनके गाड़ियों पर इन लोगों ने बम से प्रहार किया था, जिसके कारण उस सैंडर्स की मृत्यु हो गई थी। अशफाक उल्ला खान जो थे, इनके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। इनका जो मतलब आधारित है क्रांतिकारी, वो काकाकुरी जो कांड हुआ था उसके लिए इन्होंने अहम रोल निभाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद का आप लोगों ने सुना ही होगा, जो अल्फ्रेड नोबल पार्क में इन्होंने अंग्रेजों का सामना करते हुए जो लास्ट गोली अपने सिर में मार ली थी और शहीद हो गए थे, जो कि इनका ये क्रांतिकारियों का कार्यकाल है। फिर महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन उभरने का श्रेय तिलक के पत्र, मराठी पत्र जो था वो केसरी को जाता है, क्योंकि देखिए अलग अलग जगह में अलग अलग पत्रिका के द्वारा क्रांति को लहर दिया गया। जैसे महाराष्ट्र में आपका हो गया केसरी, बंगाल में आपका हो गया जैसे युगांतर,
इस टाइप की चीज़ों को लिख के वे एक दूसरे से मुंह के जरिए तो नहीं बल्कि पत्र के जरिए वे क्रांति को लहर देते चले गए। जैसे कि बंगाल का विभाजन शुरू हुआ, उसके कुछ समय बाद ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, यानी वे लोग बंगाल के विभाजन का विरोध करने लगे। लेकिन इसमें जो मुस्लिम लीग थे वे सब बंगाल का सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लोग जितने भी थे वे अंग्रेजों से उनके अच्छे मतलब संबंध थे। इसके कारण वे लोग, क्योंकि अंग्रेज जितने भी थे वे सारे मुसलमान लोगों के लिए अच्छे कार्य के लिए थे, और जितने भी हिंदू लोग थे उनके बारे में उन्होंने, उनका थोड़ा नज़रिया अलग था। इसलिए तो आगे हम लोग चलते हैं कि मैडम भीखाजी कामा, जिनको स्वतंत्रता की जननी कही जाती है, स्वतंत्रता की माँ, तो उन्होंने भीखाजी रुस्तम कामा, जो एक फ्रांसी भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, यानी भारत की थी लेकिन उनको फ्रांस में नागरिकता प्राप्त थी, वहीं वो रहती थी, जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये और ये ऐसे देखें तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, और ये सब एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे बातों को बता दिया आपको कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में कैसे कैसे चीज़ को आगे बढ़ाया जाता था। तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को पार्ट 4 में और कुछ भाग शेष बचे हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में कुछ और शेष अच्छी जानकारियाँ प्रदान कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।